नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होती है, जिसको सुपर टेट कहा जाता है प्राथमिक स्तर का, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 150 प्रश्न होंगे और वह 150 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न कलेक्शन हुए थे। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता देता हूं कि इसमें का जो पीडीएफ करंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा पुराना है, तो आप उस चीज़ पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उन सब में जो करंट का विषय है वो पुराना ही रहता है। क्योंकि भर्ती आई नहीं है तो वो पिछले समय अनुकूल अनुसार से वो प्रैक्टिस सेट बनाए गए थे। तो अभी आप करंट वाले सब्जेक्ट में जो भी प्रश्न करंट के होंगे उसको छोड़कर आप जितने प्रश्न सही करेंगे उसमें अपने आप को मूल्यांकन करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर अपने पहले वाले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी है और सभी 150 प्रश्न और सभी प्रश्नों के 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न जो है हमारा हिंदी आ जाता है और हिंदी का गद्यांश से 2 प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक मनोरंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन, इसमें सब में इससे पूरा काम लिया गया है। इसका सदुपयोग ही भी हुआ है और इसे दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी अगला है कि सब प्रकार के शासन के, चाहे धर्म शासन हो चाहे राज शासन हो, मनुष्य जाति के से भय और लोक से पूरा काम लिया गया हो। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इसके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तक सीमा के बाहर भी पराया हुआ है और होता रहा है। काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है, एक बार पढ़िएगा जरूर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि भावों के विशेष प्रकार के संगठन पर, बी है धर्म और राज्य शासन पर, और सी सांप्रदायिक व्यवस्था पर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है, तो वह है भावों के विशेष प्रकार के संगठन पर। आप गद्यांश पढ़िएगा, एकदम साफ साफ उसमें झलकेगा कि हर आदमी अपनी अपनी भय उत्पन्न कर जो है अपना शासन कर रहा है। तो भावों के विशेष प्रकार के संगठन से। प्रश्न नंबर दूसरा कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य जाति से किसके द्वारा पूरा काम लिया गया है, बताइए। तो गद्यांश के अनुसार जो किसके द्वारा पूरा काम लिया गया है, तो ऑप्शन सी वाला देखिए, भय और लोभ दिखाकर सभी अपने अपने जो है काम ले रहे हैं सभी मनुष्यों से। तो ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा प्रश्न और पद्यांश को पढ़कर उत्तर आपको देना है। तो चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। यह पद्यांश करा कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसमें स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्य विजय वाला सी, उसके फूल यहाँ संजित है यह समृद्ध शालाशी। सुभद्रा कुमारी चौहान का काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। महारानी
झांसी की रानी के बारे में इन्होंने लिखा है और इनसे तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर तीसरा कि प्रस्तुत गद्यांश में किसी समाधि का वर्णन किया गया है। किसकी समाधि का वर्णन किया गया है आपको बताना है। तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा आपको दिखेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन किया गया है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने एक वीरतापूर्वक प्रदर्शन किया था, अपने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 4 है कि अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया है। तो जब थ्योरी वाला पोर्शन आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया होगा साफ की लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थली है ना, उसको लक्ष्मी अंतिम लीला स्थली कहा गया है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 और ज्ञ किन वर्णों से बना है। तो देखिए ज्ञ किन वर्णों से बना है, तो वह बना है ज प्लस अ वर्ण से। तो हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। विकल्प पर हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो को छोटा बनाने का प्रयास आप लोगों के लिए करूँगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि तारा का तत्सम शब्द होगा। तो तारा का तत्सम शब्द क्या होगा, विकल्प आपको दिख रहा है, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6वां है कि तारा का तत्सम रूप आपको बताना है। तो तारा का तत्सम रूप जो है तारक होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि चपला का पर्यायवाची है। चपला का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए चपला को हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। इसमें से जातिवाचक एक ही जाति का बोध कराता हो, तो कौन सा है। तो देखिए अस्पताल जो है एक ही जाति का बोध कराता है। तो बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 9 करा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण है। विशेषण आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा विकल्प विशेषण है। तो देखिए विशेषण की अगर हम बात करें तो वह होगा सी वाला विकल्प जो है विशेषण हो जाएगा। सी वाला विकल्प 9वां का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 मन का फेर में अलंकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मन का फेर में अलंकार क्या है आपको बताना है। तो देखिए मन का फेर में अलंकार की बात करें तो यहाँ एक जो है विरोध का भाव हो गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है रूपक अलंकार जो है हो जाएगा सही, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि कितनी है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। तो कितनी है, 52 होती है, माना जाता है 52। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि रास्ता बहुत दुर्गम है, सावधानी से चले। रेखांकित पद की वर्तनी शुद्ध कीजिए। द्रुगम की वर्तनी आपको शुद्ध करना है। ये जो दिया गया है रेखांकित पद, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए द्रुगम नहीं होता है, दुर्गम होता है और हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 13 पर और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। तो देखिए एक साथ विच्छेद करेंगे तो लघु प्लस उर्मी होता है। तो लघु प्लस उर्मी यानी उ प्लस उ, यानी कि हमारा दीर्घ वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 13 का डी वाला विकल्प समान वर्ण आ रहा है इसीलिए। 14 लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए इसमें प्रत्यय जो होगा सी वाला विकल्प ध्यान से मारिएगा, एरा होगा। बी वाला विकल्प नहीं होगा, सी वाला विकल्प होगा इसका। प्रश्न नंबर 15 किस समास के पूर्व पद उत्तर पद में उपमान एवं उपमेय संबंध होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग पढ़े होंगे कर्मधारय समास एक होता है, उसमें ये पाया जाता है उपमेय और उपमान की संज्ञाएं पाई जाती है। तो बी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 16 पर और यह कह रहा है कि शीलबंद, रेलगाड़ी, डाकखाना जैसे शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो देखिए ये कैसे शब्द हैं आपको बताना है। तो ये संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं, दो भाषाओं के योग से ये बने हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 17 कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद हैं आपको बताना है। तो देखिए कर्म के अनुसार अगर हम क्रिया की भेद की बात करें तो दो ही होता है, अकर्मक और सकर्मक। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 स्मरण शब्द का विलोमार्थी लिखिए। स्मरण शब्द का विलोमार्थी क्या होता है। तो स्मरण का
विस्मरण होता है। हमारा ए वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 19 और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ बताइए। थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो थाली का बैगन होना का मुहावरे का अर्थ हुआ कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। बी वाला विकल्प महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा है। तो वीर शब्द लगी गया तो वीर रस पर चले जाइएगा। बी वाला विकल्प हमारा 20 का सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हिंदी वाला प्रश्न खत्म, इंग्लिश वाला प्रश्न। इस गद्यांश को पढ़कर 21-22 वाले विकल्प का उत्तर आपको देना है। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। चलिए गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि वाई डज द ऑथर थिंक दैट टेलीफोन क्रिएट अननेसेसरी सस्पेंस। ऑप्शन इसमें से कौन सा 21 का सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जो होगा ना वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि बिकॉज ऑथर थिंक्स व्हेन यू वेट फॉर एन एक्सपेक्टेड कॉल इट यूजली डज नॉट कम। जो हमारा अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो ये आपको उसमें मिलेगा, एकदम बेस्ट आपको मिलेगा। गद्यांश आप एक बार पढ़िएगा, आपको ए वाला विकल्प मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, गिव द रीजन फॉर द ऑथर नॉट हैविंग ए टेलीफोन। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा 22 का? तो देखिए 22 के विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए वाला देखिए, ही थिंक्स दैट इज कैन क्रिएटेड अननेसेसरी सस्पेंस, ये भी था। और बी वाला विकल्प देखते हैं, ही प्रेटेंड टू बी वाइज एंड द पोच। और सी वाला, ही थिंक्स इट इज टेस्ट एंड टाइम द वेस्टर। तो देखिए हमारा जो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ए वाला और सी वाला विकल्प जो हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग है तो हमारा डी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। इस गद्यांश इस पद्यांश को पढ़कर आपको 23 प्रश्न का उत्तर देना है। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। प्रश्न करा कि ऑल व्हेन इट ग्रो शो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस I lost all judgment then of distance or of space. The street lamps and the lights of the halted cars. प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर इसी को पढ़कर देना था। तो प्रश्न नंबर 23 करा कि द वर्ल्ड हेल्थ शो दैट द कार्स वाज प्रोबली। आपको ये वाला खाली स्थान वाला विकल्प आपको भरना है। तो देखिए 23 का जो विकल्प सही होगा वो स्टेशनरी, देखिए स्टेशनरी वाला जो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा स्टेशनरी वाला जो विकल्प है हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प स्टेशनरी जो सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 कह रहा कि व्हाट डिड द पोएट लॉस्ट। व्हाट डिड द पोएट लॉस्ट। तो देखिए इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा जजमेंट जो है सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, फिल इन द ब्लैक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विन एन अप्रोच आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल इसमें बनाना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें भरा जाएगा। आई ब्रोवेड डैश डैश पेंसिल फ्रॉम यू, फिल इन द पेंसिल्स एंड पेन्स। तो देखिए पेंसिल्स में कौन सा आपको आर्टिकल यहाँ भरना है। तो देखिए पेंसिल्स की अगर हम बात करें तो हमारा पेंसिल्स यानी कि व्यंजन आ रहा है तो हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 25 का ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, ए आर्टिकल भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 26, फिल इन द ब्लैक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोच इन द प्रीपोजिशन। यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा वो आपको बताना है। तो वी गो डैश डैश द लाइब्रेरी टू स्टडी। तो वी गो द लाइब्रेरी टू स्टडी, क्या करने जा रहे हैं भाई? वो स्टडी करने लाइब्रेरी में जा रहा है। वी मीन्स हम लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो कौन सा जो यहाँ पर भरा जाएगा? तो 26 का बी वाला विकल्प टू भरा जाएगा जो है इसमें विकल्प प्रीपोजिशन के रूप में। प्रश्न नंबर 27, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोच कंजक्शन आपको भरना है। इस विकल्प में कंजक्शन ये दिया गया है कि कंजक्शन आपको भरना है, कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा। तो अरुणा डिड नॉट गो टू द पार्टी
डैश डैश सी हैड टू मच होमवर्क, मतलब कि वो पार्टी में नहीं गई, वो अपना होमवर्क कर रही है अरुणा। तो कौन सा विकल्प जो है कंजक्शन इसमें भरा जाएगा? तो 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि। देखिए अरुणा पार्टी में इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे अपना होमवर्क करना था, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 और टेल विदर द गिवन पेन ऑफ वर्ड इन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हेमोनिम्स एंड द परोनोनिम्स। तो देखिए इसमें से बताना है कि डेलिशियन का यूमिनी ये क्या है? सिनोनिम्स है कि एंटोनिम्स है कि हिनोनिम्स है कि पेरोनोनिम्स है, क्या है इसका? ये अपोजिट है कि क्या है, समानार्थी है कि ये सब क्या है, आपको बताना है। तो 28 का जो विकल्प सही होगा वो होगा सिनोनिम्स है, इसका विलोम शब्द उल्टा हो जाता है, डेसिलम का यूमिनी हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 राइट द ऑपोजिट ऑफ रिवोक, इसका अपोजिट बताना है कि विपरीत क्या होगा, रिवोक का विपरीत क्या हो जाएगा, 29 प्रश्न कर रहा है। तो रिवोक का ऑपोजिट की बात करें तो वो कमेंस होता है, कमेंस हो जाता है। तो डी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले पार्ट का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। राइटिंग द डाउन एंड वन वर्ड फॉर द गिविंग ग्रुप ऑफ द वर्ड सेंटेंस, यानी कि एक वर्ड बताना है इस पूरे सेंटेंस का, वाक्य का। तो वाक्य क्या है भैया कि वन हु डज ए थिंग्स फॉर प्लीजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? वो होगा एमचूर होता है, एमचूर। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इंग्लिश का खत्म हो गया। अब आ जाते हैं संस्कृत पर। संस्कृत प्रश्न नंबर 31 और धुना वागीश विद्यालय अस्थि रेखांकित पद में संधि विच्छेद आपको बताना है। तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वाक प्लस ईस होता है, और ए वाला विकल्प जो है हमारा 31 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 अश्वत्थामा द्रोण पुत्र आसित, रेखांकित पद का विग्रह करना है आपको। द्रोण पुत्र का आपको विग्रह करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? वो होगा द्रोणस्य पुत्र, हमारा सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, द्रोणा का पुत्र। तो द्रोणस्य पुत्र, ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 33 है कि बालकय गुरुवः नंतव्य में कौन सी धातु का प्रत्यय प्रयोग किया गया है? धातु और प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया है नंतव्य में, आपको बताना है। तो तव्यत प्रत्यय होगा, और धातु कौन सी होगी? तो धातु जो होगी वह नम धातु होगी। तो हमारा कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा 33 का? तो 33 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नम धातु और तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, और 34 प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य अनिच्छन डैश डैश पापम करोति। तो 34 का क्या उस ब्लैक स्थान खाली स्थान पर भरा जाएगा? तो अपि पापा करोति जो है बी वाला विकल्प जो है 34 का सही हो जाएगा, ये भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 35 डैश डैश रविवासरः आसीत्, कौन सा विकल्प यहाँ भरा जाएगा? तो 35 का जो विकल्प सही होगा वो होगा हाँ, आने वाले कल को लिए हाँ का प्रयोग, बीते हुए कल के लिए हाँ का प्रयोग करते हैं, हाँ वाला विकल्प जो है डी वाला ऑप्शन हमारा 35 का सही हो जाएगा। आने वाला जो रविवार था वो आसित मिस था, वो अर्थ उसका कर रहा था। प्रश्न नंबर 36 गुरुवः राघवः गत्वा पश्य किम उदाते छात्रा, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ डैश डैश भरना है, यहाँ पर डैश डैश छात्रा के बाद डैश डैश आपको भरना है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो डैश में क्रीडंती वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 36 का। प्रश्न नंबर 37 है कि सह बालिका भोजनम खादती, सह बालिका भोजनम खादती में जो है सह के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ विकल्प सही हो जाएगा? सह के स्थान पर कौन सा विकल्प इसमें से होना चाहिए था? तो देखिए सह के स्थान पर अगर हम बात करें तो वो होगा सा हो जाएगा, क्योंकि सह पुल्लिंग के लिए आता है, सा स्त्रीलिंग के लिए, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब संस्कृत में इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है भैया, कौन कौन से? तो 38 और 39 वाले प्रश्न को।
तो यहाँ पर पहले गद्यांश पढ़ते हैं। श्रीमती किरण बेदी महोदय पंजाब विद्यालय आसित राजनीति शास्त्रे स्नातकोत्तर परीक्षायां प्रथम स्थान अलभवत। एतद् अनन्तरम् अमृतसर नगरे खालसा नामी महिला महाविद्यालय वर्ष 2 अध्यापन, मतलब 2 वर्ष तक अध्यापन कार्य उन्होंने किया था इस महिला महाविद्यालय पर। और ऐसा प्रथम महिला 1972वें वर्ष से भारतीय पुलिस सेवा नियुक्ति। 1972 में इन्होंने पुलिस सेवा में विभाग में भर्ती हो गई और पुलिस विभाग है श्रीमती किरण बेदी महोदय धैर्य शौर्य और कमलेन च प्रथम निर्वत, मतलब उन्होंने धैर्य के साथ शौर्य के साथ करने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। ये इसका अर्थ है। आपको इस विकल्प में के प्रश्न के आधार पर आपको बताना है। किरण बेदी महोदय कस्मिन् विषय प्रथम स्थान अलभवत, यानी किस विषय से उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला राजनीति शास्त्र, ए वाला विकल्प 38 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा, देखिएगा कहाँ लिखा है भाई, दिखाई देता हूँ, चलिए ये यहाँ रखा है, देखिए यहाँ पर पहले ही राजनीति शास्त्र स्नातक परीक्षा प्रथम स्थान है अलभवत, तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 किरण बेदी महोदय कश्मीरी महाविद्यालय अध्यापन उन्होंने कहाँ पढ़ाने का कार्य 2 वर्ष तो कर दिया था, खालसानी में। बी वाला विकल्प जो है 38 का सही 38 का जो विकल्प हमारा सही होगा वह होगा देखते हैं खालसानी होगा ना, खालसानी महाविद्यालय 2 वर्ष। हाँ, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 39 का बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 40 और ध्यानपूर्वक इस श्लोक को पढ़िए और 40 वाले को उत्तर देना है आपको। तो शोके नाश्यते धैर्य, शोके नाश्यते श्रम, शोको नाश्यते सर्व, नास्ति शोकम शपो रिपु। प्रश्न नंबर 40 सर्व क नाश्यते, सर्व क नाश्यते का मतलब ये हुआ कि सर्व क किसे नाश करता है, सभी, तो जो है वह नाश करता है, शोक जो है सभी को नाश करता है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं विज्ञान वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अब बायोगैस निर्माण का जीवाणु है, बायोगैस निर्माण का जीवाणु इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ऑप्शन नंबर मीथेनोबैक्टीरिया जो है बायोगैस निर्माण का एक जीवाणु है, मीथेनोबैक्टीरिया। प्रश्न नंबर 42 दिन के समय शांत क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर होता है। दिन के समय शांत क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय कितने होता है, तो वो होता है, कितना होता है, 60 डेसिबल के बराबर होता है। दिन की जो ध्वनि की अनुमेय होती है, गूंजन होती है, वो 60 डेसिबल के बराबर होती है। जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल का जो ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 43 डायनिंग रंजकों से रंगों को पृथक किस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो डायनिक रंजकों से रंगों का पृथक्करण किस विधि से द्वारा किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। ए वाला विकल्प जो है 43 का सही हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है, तो 43 का ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि स्वच्छता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। 44 प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो दोनों हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा की कमी, ये दोनों जो है स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न नंबर 45 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वह कितनी होती है, तो वह होती है 25 डायोप्टर की होती है। 1/100 होता है और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 चौको 100। प्रश्न नंबर 46 सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है, तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। सी वाला विकल्प जो है 46 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 कैंसर का मुख्य कारण है। कैंसर का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। और कैंसर का मुख्य कारण की अगर हम बात करें, मुख्य कारण तो अनुवांशिकी असामान्यता के कारण कैंसर होता है। ए वाला विकल्प 47 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 कर रहा है कि यदि ऊपर की गेंद फेंकी गई, देखिए यदि ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है या कमी। तो देखिए जब कोई भी गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है गतिज ऊर्जा, तो ए वाला विकल्प जो है 48 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 ECG का पूरा नाम आपको बताना है। तो इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राफ इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका होता है 49 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं, ECG, ठीक, ECG इसको टेक्स्ट। प्रश्न नंबर अब जाते हैं 50 पर। यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को उससे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं आपको बताना है। तो देखिए, कम क्रियाशील धातु का विस्थापन हो जाता है, मतलब उसमें फैल जाती है कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है। तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं मैथ वाले पोर्शन पर। 20 प्रश्न मैथ के होंगे। पहला प्रश्न है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप में संबंध होगा, किस रूप में संबंध रखेगा। तो देखिए, इसको अगर आप लगाने का तरीका है तो x, फिर x+1, फिर x+2, ऐसे ही 4 बार करेंगे, 4 तक करेंगे, यानी कि 5 को हमारा x हो जाएगा और उस तरह हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 2 5 3 3 6 4 6 4 10 इस तरह आ जाएगा। और बाटा क्या होगा आपका, तो इसकी संख्याएं 5 हो जाएगी। अब देखिए 5x+10 हो जाएगा और इसको जब इसको अगर आप हटाएंगे तो क्या होगा, 5 नीचे नहीं आएगा, 5 नीचे नहीं आएगा, सॉरी। इसका जो विकल्प सही होगा वो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बस इतना चीज ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प जो सही होगा। प्रश्न नंबर 52, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, ऐसे चीज़ों को ज्ञात करने के लिए पहले जो कड़ी में 2 का मान है इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए। 1.4 1.4 इसका मान होता है, कड़ी में 3 का 1.732 होता है। तो ऐसे कर दीजिए, जब गुणा करेंगे और उसको हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा कौन सा आएगा 52 का, तो वह उत्तर आएगा हमारा 6 कड़ी में 5 वाला ऑप्शन जो है सबसे बड़ी हो जाएगा, 6 कड़ी में 5 वाला। तो 52 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। गणित वाले विषय प्रश्न लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लंबा पड़ता है ना, तो समय भी अपने मेंटेन करना है। प्रश्न नंबर 53, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 हो, आंतरिक कोण 140 हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी। तो देखिए, किसी भी बहुभुज की जब आंतरिक कोण आपको दिया गया हो 140, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, 180 में से आप इसको घटाएंगे, क्योंकि एक सूत्र होता है, सूत्र है, इसको ज़्यादा बताएंगे तो लंबा हो जाए। ध्यान रखिएगा, इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 180 में से घटाएंगे इसको और फिर 360 में जो है 36 आएगा, उसको भाग देंगे तो आपका जो है ये 10 वाला पार्ट आंसर सही हो जाएगा। इसका डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। गणित को लंबा लगाना थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। चलिए, ये 55 प्रश्न और ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान रखिएगा। एक समतल लंबी प्रिंज का आधार 173 सेमी क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रिंज का आयतन इतना है, तो सेमी तदनुसार उस प्रिंज की परम सतह का कितना होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ना 54 का, वो हो जाएगा 3600 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो प्रश्न लंबे हैं उस पर फोकस आप मत करिएगा, क्योंकि आपका समय का बर्बाद करेगा। प्रश्न नंबर 55, किसी टेलीविजन के मूल्य में 10% छूट दी जाती है तो उस छूट वाले मूल्य पर भी 10% छूट दी जाती है। अरे, छूट पर भी छूट दिया जा रहा है। तदनुसार यह क्रमिक छूट एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो ये अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विकल्प सही हो जाएगा 55 का, वह सही होगा 19% की छूट। क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे 10 + 10 माइनस 10 + 10 इस वाले पर लगाएंगे बटा 100 हो जाएगा, तो इस पर आप लगाएंगे तो आपका 19% आएगा। विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये वाला 19 वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता लाया है और उसे 40% लाभ पर बेचता है। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले हैं। 10 रुपये में किसी खरीदार को कितने पेन मिले हैं आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न प्राइमरी सुपरटेटिव की भर्ती में
बनते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा विकल्प सही होगा ना, वो विकल्प ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा जब आप इसको हल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप हल करिएगा तब ये प्रश्न आपको ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। हल करेंगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 57, एक परीक्षा में 6 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की संख्या में उसका सारणी गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर लेता है और 58 औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस छात्रों को वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 100 छात्रों की औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणी गणिती जो है 86 की जगह वो 68 कर लेता है, तो वो 58 औसत प्राप्त कर लेता है। तो वो उल्टा कर रहा है और 58 औसत प्राप्त कर रहा है। इसका विकल्प जो है डी सी वाला विकल्प जो है इसका 57 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 58, एक धनराशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, तो तदनुसार धनराशि क्या होगी, यानी कि आपको पी बताना है कि पी क्या होगा, मूलधन आपको बताना है। तो देखिए इसको डी बराबर पी आर स्क्वायर क्वेश्चन में 300 प्लस 300 एक सूत्र होता है, इसी पर लगाया जाता है। ये थोड़ा आ गया है। चलिए इस 3 वर्षों का है ना, तो यहाँ से देख देता हूँ। सॉरी ये है नहीं, डी बराबर पी आर पर पी पर स्क्वायर क्वेश्चन में 300 प्लस आर बाटा 100 पर क्यू हो जाता है। और इस पर जब आप रखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, कौन सा आंसर आएगा 58 का, तो वह 1000 आपका आंसर आएगा, सही होगा। उस सूत्र पर रखिएगा, डी बराबर पी आर स्क्वायर क्वेश्चन में 300 प्लस आर बाटा 100 पर क्यू, नीचे बाटा में रखना है। ठीक, 100 पर क्यू। बी वाला विकल्प 58 का सही होगा। प्रश्न नंबर 59, और इसका जो विकल्प सही होगा 59 का, ध्यान रखिएगा थोड़ा लंबा प्रोसेस में ये प्रश्न आएगा। और इसका जो 59 का विकल्प का सही होगा वो 0 वाला विकल्प जो सही हो जाएगा 59 का। प्रश्न नंबर 60, और प्रश्न नंबर 60 जो है इसको अगर आप 60 वाले प्रश्न को हल करेंगे इस मान के आधार पर, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो 18 आंसर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 61 जो है अनुपात से है, और बी सी का 5/2 है तथा बी ए का 1/4 है, और ए बी सी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो एकदम साधारण तरीके से बी बटा सी बराबर 5/2 ऐसे रख लीजिएगा। ये बी का मान, ये सी का मान। उसी तरह इसको भी ऐसे करिएगा, बी और ए वाले को, और फिर अनुपात में आप रखिएगा। और जब गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, प्रत्येक ईंट की माप जो है इतने सेमी और इतने सेमी है, 8 सेमी लंबी और 8 सेमी मीटर। तो पहली चीज़ इस ऐसे प्रश्न जब आए ना, तो 62 वाले प्रश्न को देखिए ध्यान से। ऐसे प्रश्न आए तो पहले तो मीटर को सेमी में चेंज करिएगा, यानी कि बड़े वाले को छोटे में चेंज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर गुणे 600 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद ये इसको रख देंगे यहाँ पर, और बाटा में 25 गुणे 11.25 गुणे 6 सेमी रख देंगे, 6 सेमी। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 62 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 63, और 2 समीकरणों इतना 4x - y बराबर 2 और 2y - 8x + 4 बराबर 0 हल करने पर क्या आपका मान आएगा। तो 63 का जो हमारा विकल्प आएगा वो 0 मान आएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा हल करेंगे तो। प्रश्न नंबर 64, 1/7 प्लस 692/693 गुणे 99 किसके बराबर है। तो इसको भी जब आप अगर हल करेंगे तो ये जो क्या आएगा आपका, हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा 64 का वो आएगा डी वाला विकल्प 98.99 आएगा। डी वाला विकल्प 64 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, और प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है तथा तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। तो याद रखिएगा सूत्र आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। सूत्र आपको बोल दिया मैंने, याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब इस प्रश्न में शेषफल 2 दिया है, याद रखिएगा शेषफल लास्ट में दिया है, और यहाँ कह रहा है कि भागफल विभाजक जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो शेषफल का जब 6 गुना है तो शेषफल हमारा 2 दिया है, और जब विभाजक यानी कि भाजक जो होता है वो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और भागफल का 3 गुना है तो 3 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 4 आ जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब भाज्य वाले सूत्र पर रख लीजिएगा, आंसर आपका जो सही होगा 65 का वह सही होगा, बी वाला विकल्प 50 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 1.5 1.05 डैश 1.05 और डैश 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो वह ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, 66 का ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 और प्रश्न नंबर 67 जो है x पर b प्लस सी कोष्ठ बंद b पर माइनस सी कोष्ठ x पर c प्लस a कोष्ठ बंद c माइनस a कोष्ठ में x पर a प्लस b कोष्ठ बंद माइनस a b कोष्ठ पर, और ना x बराबर नॉट इक्वल बराबर 0 का मान आपका क्या होगा। तो 67 का जो विकल्प सही होगा वो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 बल्लेबाजों में 6 पारियों में निम्नलिखित रन है, इनका औसत इतना है रनों का 6 पारियों में, तो माध्य आपको बताना है इसमें से माध्य। तो देखिए पदों का पहले तो क्या करिए कि जब माध्य पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि जो इसमें क्या करेंगे 68 वाले प्रश्न में कि पहले पदों को योग करेंगे, जो भी पद दिया गया है उसको योग कर कर उस संख्या से भाग देंगे, तो आपका उत्तर जो है 68 का आएगा क्या, बी वाला विकल्प 47 सही हो जाएगा, 68 का 47 वाला विकल्प। ठीक, और इसके बाद 2 प्रश्न बने हैं मैच के, तो इसका जो है क्वेश्चन में ए 8x पर क्यू प्लस 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक से जोड़िएगा, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्लस दिया है तो एक मान तो प्लस आएगा, और हमारा प्लस किस में दिया गया है, तो ए में और सी में दोनों में दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाद वाला जो मान आता है वो पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, तो इस तरह से हमारा विकल्प जो है ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 70 और एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो 30% का लाभ मिलता, तो तदनुसार उस पुस्तक का लागत मूल्य आपको बताना है, प्रतिशत से आ गया है। तो 70 का विकल्प जो है 216 हो जाएगा अगर आप इसको हल करेंगे तो, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक लाभ है एक हानि है, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और ऊपर हम 200 कितना है 108 है ना, 50 108 गुणे 100, और इसको 2 बार कटेगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका सी वाला विकल्प आ जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। अब मैथ के प्रश्न खत्म, अब आ गए हैं जीके वाले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर 71 पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो चीन का महासागर है, चीन सागर जिसको कहते हैं, उसको प्रशांत महासागर और चीन सागर के भी नाम से जाना जाता है। उस कटिबंधीय चक्रवात वहाँ पर कौन सा चक्रवात चलता है, तो ऑप्शन नंबर पे वाला विकल्प जो सही होगा टाइफून चलता है। प्रश्न नंबर 72 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माझी नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 1857 की क्रांति से प्रश्न आ गया है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या तोपे का वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो पांडुरंग रामचंद्र पांडुरंग था, तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यह विवेकानंद जी के गुरु थे। तो इनके जो बचपन का नाम था वह गदाधर चट्टोपाध्याय था, सी वाला विकल्प जो है 74 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 75 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सबको पता है कि स्वतंत्रता 19 में मिलती है, और सी वाला विकल्प जो है 75 का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 76, राज्यसभा का सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। तो बी वाला विकल्प 76 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वह 47A वाला है। सी वाला विकल्प जो है 77 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, शुरांडो नामक तार वाद्य यंत्र गुजरात के किस जाति समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? शुरांडो नामक जो वाद्य यंत्र है आपको बताना है। गुजरात की एक जाति है जो इसका काफ़ी प्रयोग करती है। कौन सी है जाति? तो वह पहला विकल्प हमारा फकीरानी जाट की जो लोग होते हैं वो इस शुरांडो नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 79, अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? अर्थ स्कैन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प जो सही होगा UNEP एजुकेशन पॉलिसी जो होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन पॉलिसी 1976 के द्वारा अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना किया गया था 1976 में। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना की बात करें तो वो 2009 में किया गया था। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 80 का सी वाला विकल्प। अब आ जाते हैं शिक्षण कौशल वाले प्रश्न पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। सरल प्रश्न है, सबको पता होगा। प्रश्न नंबर 82, शिक्षण पूर्वबल की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो आकस्मिकता शब्द जब भी आपको दिखे स्क्रीनर पर चले जाइएगा। ये वाला विकल्प जो है 82 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है कि शिक्षा को द्विध्रुवी किस विद्वान ने कहा है? शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है जिसमें शिक्षक और छात्र सिर्फ होते हैं? तो किसने कहा है? तो वह डी वाला विकल्प जो है हमारा 83 का सही हो जाएगा, जॉन एडम्स ने कहा है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 84, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 84 प्रश्न कर रहा है और प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि लब्धि जो है 140 से 150 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 85 है, संविधान संशोधन किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो सबको पता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में, पहला वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 2002 में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 21A में रख कर, ठीक। 85 का ये वाला विकल्प। प्रश्न नंबर अब 86 है कि सतत मूल्यांकन क्या है? तो सतत मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो वह निरंतर होने वाला मूल्यांकन और अनियमित होने वाला मूल्यांकन, ये दोनों हो सकता है। सी वाला विकल्प जो है 86 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है आपको बताना है, और यह 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदर्ध होती है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 88 जो है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का अगर जनक की बात करें तो वह हेनरी फेयल को कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है 88 का हमारा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 89, आदर्शवाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? आदर्शवाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक, तो इसका जो विकल्प सही होगा, सुकरात और प्लेटो को माना जाता है आदर्शवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। सुकरात जो है प्लेटो के शिष्य गुरु थे। बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 90, और 90 का कौन सा प्रश्न है कि व्यक्तिक संप्रेषण से क्या समझते हैं? व्यक्तिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? तो बी वाला विकल्प देखिए, शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देना ही व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। शिक्षा देना ही व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 91, और प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में प्राकृतिक नियम क्या है? वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में आपको प्राकृतिक नियम बताना है कि कौन सा इसमें से
होगा। तो देखिए इसमें से जो होगा सी वाला विकल्प, इस नियम के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते। तो सी वाला विकल्प उसकी व्याख्या कर रहा है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, सर्वप्रथम किसने वैयक्तिक भिन्नता का प्रयोग किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैयक्तिक भिन्नता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। प्रश्न नंबर 93 जो है, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है? सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए अगर सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन की बात करें तो ये सभी आ जाएंगे, दंड, पुरस्कार और परिणाम का ज्ञान, ये सभी डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, दिव्यांगता का मुख्य कारण है। दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? 94 प्रश्न कर रहा है और वो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जन्मजात या दुर्घटना से दिव्यांगता का मुख्य कारण हो सकते हैं। दोनों जन्मजात भी होते हैं लोग और दुर्घटना से भी अपाहिज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 95, लेविन के अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए अभिप्रेरणा, जीवन स्तर, अवरोध, ये तीनों शब्द की बात इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में लेविन ने किया है। तो डी वाला विकल्प जो है 95 का सही हो जाएगा। 96 प्रश्न कह रहा है कि सामान्यता रहने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी होती है? सामान्यता रहने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी होती है? तो वह किस उम्र के बच्चों के लिए होती है? तो 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है कि कक्षा में उस साधन का नाम बताइए जिस पर शिक्षक पाठ्य सामग्री को लिखता है। तो सबको पता है कि वो ब्लैक बोर्ड पर ही लिखता है। तो बी वाला विकल्प जो है 97 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियम कौन से हैं? तो ये सभी प्राथमिक नियम में आ जाते हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, अधिगम सीखने की दो वैकल्पिक अवधारणाएं कौन सी है? कौन सी है भैया अधिगम सीखने की दो वैकल्पिक अवधारणाएं? तो ये दोनों हो जाती हैं। सी वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 100 शिक्षार्थियों में लेखने संबंधी प्रमुख अशक्तताएं का उल्लेख कीजिए। जो लिखने संबंधी जो उनके अंतर्गत एक कमी होती है वह किस में होती है? तो वह होती है किस में? हमारा 100 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अफेजिया, ग्रेफिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पैक्सिया, ये सभी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प जो हमारा 100 का सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं करंट वाले सब्जेक्ट पर, 30 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उस पर। 101 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओगडाडेज को उसकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो किस रचना के लिए दिया गया था? तो द इंग्लिश पेशेंट के लिए दिया गया था। ए वाला विकल्प जो 101 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। और प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि गांधी द इंजर्ड दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914-1948 पुस्तक किसने लिखी थी? 2018 में रिलीज हुआ था ये पुस्तक और इसके लिए रामचंद्र गुहा ने इनकी पुस्तक को ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 103, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण नामक योजना लागू की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो 103 का जो है सांस्कृतिक मंत्रालय ने लागू किया था। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, किस देश की महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम श्रेणी में विश्व नंबर 1 स्थान पर इतिहास रचा है? तो किस देश की वो भारतीय महिला है जिन्होंने तीरंदाजी में पहला स्थान रैंक हासिल किया है? तो वो है भारत की है। तो 14 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो क्या था प्रतिशत? 9.8% था। ठीक, करंट थोड़ा पुराना है तो ये प्रश्न आपको गलत होंगे तो कोई बात नहीं।
2018 में 17वां विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रश्न नंबर 106 और वह किया गया था वैंकूवर में किया गया था। प्रश्न नंबर 107 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया था? तो वह किया था किस मंत्रालय ने? रेलवे मंत्रालय ने किया था। बी वाला विकल्प 107 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर में मेट्रो का प्रचलन प्रारंभ किया गया है? तो वह किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में किया गया है मेट्रो का प्रारंभ। प्रश्न नंबर 109 और 109 करा कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला भैया बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? 109 का आपको बताना है। तो वह है महोबा वाला क्षेत्र जो है ना बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 110 और 110 प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में संचालित योजना अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो यह अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है जो उत्तर प्रदेश में संचालित की गई है? तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट से संबंधित है। तो हमारा ए वाला विकल्प जो है 111 का सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 111 यह करा कि निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2017 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को किया गया है? तो वह किया गया है सुनील छेत्री को किया गया था। राइडर कप, देखिए ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? ध्यान रखिएगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? 113 का आपको बताना है। तो ये स्नूकर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 14 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? 114 का सी वाला लाजेन में, स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के बेहतरीन कुवैत और सिंगापुर में कार्य संचालन के लिए नियामक मंजूरी प्राप्त कर लिया है? तो किस बैंक ने कर लिया है? तो वह है फेडरल बैंक जो था उसने कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। 1 जुलाई 2018 को फेसबुक ने घोषणा किया कि वर्ष 2019 के आरंभ में इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च करेंगे। यह एथेन उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न नंबर 117 रूस ने हथियारों की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर कौन सा प्रतिबंध न लगाने जाने की घोषणा की है? तो वह की है कास्टा। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 इंडिया एक्स 70 स्पेन 60 डिप्लोमेंट्स नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? 118 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 अम्मा टेक मी टू द गोल्ड टेम्पल नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो वह किया है भक्ति माथुर ने किया है। शेर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात है उसमें मिलते हैं। प्रश्न नंबर 101 भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कहाँ स्थित है? 121 प्रश्न का जो है तो कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 122 वह परियोजना जो राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है कौन सी परियोजना है भैया? तो वह परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना, उड़ीसा में महानदी पर। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा जाता है उत्तर प्रदेश को। 123 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 124 एपिडा अवार्ड किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, एपिडा अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है?
तो यह खाद्य प्रसंस्करण के लिए दिया जाता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 24 का। 125 जो है लीजर ऑफ ऑनर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है आपको बताना है। तो यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रश्न नंबर आ जाइए 26 100 टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए शुभारंभ का नाम क्या है। तो वह है मिराई तोवा और शोमाइटी जो है पैरा ओलंपिक का शुभारंभ है। तो ऑप्शन नंबर 126 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 राउर लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो वह किस राज्य में, जम्मू कश्मीर से यह नृत्य संबंधित है, लोक नृत्य है। 128 नृत्य शैली का पहला लिखित स्रोत किससे माना जाता है। नृत्य शैली का पहला लिखित स्रोत किसे माना जाता है। तो वह नाट्य शास्त्र को माना जाता है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 खुजराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने शासक काल में हुआ था। किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो चंदेल शासकों के काल में हुआ था। 129 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 130 नटराजन के पैरों के नीचे का राक्षस किसका प्रतीक है। तो वह किसका प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग वाले 5 प्रश्न पर। तो ध्यान रखिएगा पहला जो है प्रश्न हमारा 131 है कि वह इतने को ऐसे लिखा गया है तो ऐसे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा जो इसका विकल्प होगा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 गंध, तो फूल गंध देते हैं, तो स्वाद कैसे होते हैं, भोजन क्या देते हैं, वो स्वाद देते हैं। तो बी वाला विकल्प जो है 132 का सही हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है। अब यहाँ जाइए लुप्त श्रृंखला में लुप्त पद मान होगा। लुप्त पद का आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका लुप्त पद में हमें डी वाला विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है और ये जो है किसका वर्ग है, 30 का वर्ग होगा, ये 6 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। ऐसे जोड़िएगा तो हमारा सी वाला विकल्प 133 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। उसी वर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा दिन होगा आपको बताना है। तो वह मंगलवार होगा। आप ध्यान रखिएगा सभी दिन को जोड़कर 7 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। प्रश्न नंबर 135 एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो 135 का हमारा बुआ से रिलेटेड हो जाएगा। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 136 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न है कि यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। 137 का तो इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 और 138 का रहा कि साखी अभिक्रमिक का विकास किसने किया था। तो देखिए साखी अभिक्रमिक की अगर हम बात करें तो वह किए थे कौन, लोई क्राउडर ने किया था। और रेखीय अभिक्रमिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिपादन रूसो ने नहीं स्किनर ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 139 मॉरिशस का शिक्षण प्रतिमान के कितने स्तर है। मॉरिशस का शिक्षण प्रतिमान के कितने स्तर हैं, तो वह 4 स्तर है। बी वाला विकल्प जो है 138 का 139 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 और यह है प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था। प्राचीन समय में जब गणना के लिए क्या प्रयोग होता था तो वह एबेकस का प्रयोग किया जाता था गणना संबंधी योग के लिए, जिसका प्रयोग किया जाता था एबेकस। प्रश्न नंबर अब आ जाइए 41 पर और वह 41 का कि विद्यार्थियों को जीवन कौशल का ज्ञान देना क्यों आवश्यक है। क्यों उनको आवश्यक है जीवन कौशल का ज्ञान देना, तो उनके सार्वजनिक विकास के लिए जीवन कौशल का ज्ञान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 42 और यह प्रश्न कह रहा है कि बालकों के आत्मविश्वास में किस कौशल की भूमिका होती है।
बालकों में आत्मविश्वास के लिए किस कौशल की भूमिका होती है? तो वह होती है किस कौशल की? तो जीवन कौशल की। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, व्यवसाय क्या है? 43 प्रश्न कह रहा है कि व्यवसाय क्या है? तो यह वृत्ति है, होता है वृत्ति, याद रखिएगा वृत्ति इसको कहते हैं। व्यवसाय क्या है? वृत्ति है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और प्रश्न नंबर 44 है, अभिप्रेरणा क्या है? तो प्रश्न नंबर 144 कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, आपको बताना है। तो देखिए अभिप्रेरणा की बात करें कि एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति का एक मार्ग होता है अभिप्रेरणा। ए वाला विकल्प जो है 44 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 145 प्रश्न कह रहा है कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 145 का इन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 146, किस विचारक का मत है कि एक अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए? और वो कौन से विचारक हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण विचारक हैं, और वो कौन से हैं? महात्मा गांधी जी हैं कि शिक्षक के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 147, और यह करा कि पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, यह किसका कथन है? पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन की बात किया जाए तो यह स्किनर महोदय का है। ए वाला विकल्प जो है 47 का 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार आधार पर किसने शिक्षण मशीन का निर्माण किया था? तो किसने किया था? स्किनर के क्रिया प्रसूत स्किनर सिद्धांत के आधार पर किसने शिक्षण मशीन का निर्माण किया था? तो वह किया था टीपी मंद जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 140 और 140 कह रहा है कि देश की अध्यापक शिक्षा पद्धति की योजनाबद्ध व समन्वित विकास करने वाली शीर्ष संस्था क्या नाम है? तो वह NCTE होता है। तो हमारा बी वाला विकल्प जो है 149 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150, ऐसे पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाते हैं वो होते हैं पुरस्कार, सम्मान। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 150 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट सुपर टेट का दूसरा, और यहाँ पर आंसर की आपको मिल जाएगा, आप जाकर मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।